नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पिछले 10 दिनों से केजरीवाल और भगवंत मान की पुलिस एक आतंकी को पूरे देश में ढूंढ रही है, लेकिन वो हर समय पंजाब पुलिस को चकमा देकर निकल जा रहा है। तस्वीरें आती है लेकिन वो मिलता नहीं। सीसीटीवी के फुटेज भी आते हैं, लेकिन जब उसे जहां ढूंढा जाता है तब वो वहां से निकल जा चुका होता है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि वो नेपाल पहुंच गया है। लेकिन इस बीच 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो वाकई हर हिंदुस्तानियों को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या फिर से वो भिंडरवाले का ज़माना आ गया है। एसजीपीसी की तरफ से जो घोषणाएं हो रही हैं वो चिंता और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फिर से पंजाब में वही भिंडरवाले का दौर वापस आ गया है, या फिर ये अमृतपाल सिंह उस भिंडरवाले से कुछ अलग है। अलग है तो क्या अलग है? वो भिंडरवाले से ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है? क्या है ये पूरा मसला? इसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसे जो बताया जा रहा है कि भिंडरवाले टू, आर देयर एनी सिमिलरिटीज, डिफरेंस, क्या है ये अगर उससे तुलना करें तो? देखो, यदि तुलना किया जाए कि 1980 में जो खालिस्तान का इशू हुआ था, जो कल्मिनेट किया इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के साथ, तो उसमें और अभी में क्या फ़र्क है? अभी वाला जो बिंदु है क्यों ज़्यादा खतरनाक था, है नहीं। खतरनाक कैसे था, मैं फिर से एम्फसाइज कर रहा हूँ, किस तरह से ज़्यादा खतरनाक था, है नहीं। उस अग्नि को बुझा दिया गया है। अब आते हैं आगे, क्यों डिफरेंट है, खतरनाक था? क्योंकि ये खतरनाक इसलिए भी था, ये खालिस्तानी आतंकी ये किसान बनकर के ये तमाम कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी और उसके चट्टे बट्टों के साथ और दलाल पत्रकारों के साथ मिलके ये जो तमाशा कर रहे थे, और उसके बीच में जब ये कहते थे कि मोदी को ठोक दूंगा, तो ये तो शुरू से ही इनकी मंशा यही रही है कि जिसका कल्मिनेशन वहाँ इंदिरा गांधी की मौत के साथ हुआ, वो इधर भी ये काम करना चाह रहे थे। देखो, 1980 में जो समस्या थी खालिस्तान इशू का, वो बेसिकली था आईएसआई और खालिस्तानी। राइट। इस गैंग में 2 लोग थे, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान के आईएसआई और ये भिंडरवाले खालिस्तानी। राइट। अब जो टीम फॉर्मेशन हुआ वो तो बहुत ही खतरनाक है। अब इस टीम में कौन कौन है? इंटरनेशनल गैंग। इंटरनेशनल गैंग में कौन है? पश्चिमी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, या आपके यूरोप हो। ये लोग चुप साइलेंटली पर्दे के पीछे उसमें शामिल हैं। जॉर्ज सोरोस, जिसने 600 करोड़ का रुपया ईयरमार्क किया है मोदी जी को हटाने के लिए। बीबीसी, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट एक ऐसा आसान चीज़ नहीं, ये अदानी पर अटैक नहीं है। जो हमारे इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हमारे एसेट हैं, वो देश के लिए पैसा जनरेट करते हैं, नौकरी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, देश को इतना पैसा देते हैं कि मिलिट्री पे खर्चा करो, राष्ट्र को सुरक्षित करो। वो पैसे का स्रोत है। तो अदानी पे अटैक नहीं है, वो देश के आर्थिक व्यवस्था को ख़त्म करने का अटैक है। और अदानी जी वो एक स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर है हिंदुस्तान के लिए। और यदि इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनको वो दूसरे लेवल पे है। सुएज कैनाल में जो उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जो इन्वेस्टमेंट है, ये क्या कम स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है? श्रीलंका में जो इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटजिकली कम इंपॉर्टेंट है? ये तो राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए वो कर रहे हैं। वो पैसा और भी कहीं कमा सकते हैं। ऐसी जगहों पर क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुश्मनों से बचाना चाहते हैं। तो इसीलिए अडानी पर अटैक। अब देखते हैं कि तो अब जो टीम फॉर्मेशन हुई है, जो टूल किट है, वो है आईएसआई, खालिस्तानी, पश्चिमी देश, जॉर्ज सोरोस, बीबीसी, हिंडनबर्ग, ये टीम है। अब वेस्ट की क्या अप्रोच रही है? मेरे अनुसार वेस्ट की ये सोच है कि वो खालिस्तानी को इनडायरेक्टली पालते हैं। खालिस्तानियों को उन्होंने संदेश दिया है कि तुम हमारे देश के खिलाफ कुछ नहीं करोगे, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ जितना करना है करो, आपको फ्री रन मिलेगा, हम तुमको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इस खालिस्तान इशू को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पश्चिमी देश, चाहे अमेरिका भी क्यों नहीं हो।
ये बड़ी बड़ी बातें मिस्टर बाइडेन करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वगैरह वगैरह, ये सब बकवास है। देखिए, बाइडेन की तो अपनी मजबूरी है कि उसकी कंस्टिट्यूंसी जो है वो एंटी इंडिया लॉबी के ऊपर आधारित है। तो ये पश्चिमी देशों का अप्रोच बहुत साफ है, हमारी मानो, हमारे कहने पे चलो, वरना हम खालिस्तान इशू को में अग्नि डालेंगे। और खालिस्तानियों को यही संदेश है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे एम्बेसी पर अटैक, इसीलिए यूके में हमारी एम्बेसी पर अटैक, इसीलिए अमेरिका में हमारे एम्बेसी पर अटैक। और ये सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी इन देशों का? क्या कर रही थी? पकौड़े तल रही थी। पकौड़े तल रही थी। तो पकौड़े तल रही थी तो अभी इनको जवाब मिलना शुरू हो गया है। अब दूसरा क्यों ख़तरनाक है, उस समय जो हिंदुस्तान के अंदर जो मीर जाफ़र हैं वो इतने एक्टिव नहीं थे, इसमें मीर जाफ़र घुस गए हैं। छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह, वो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती है। और क्या है वो? डायरेक्टर अकाउंटेबिलिटी, लिबर्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। और कौन है जॉर्ज सोरोस? जिसने मोदी जी को हटाने के लिए 600 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि जॉर्ज सोरोस, मनमोहन सिंह, अमृता सिंह का कनेक्शन है। क्या ये राजद्रोह नहीं है? ऑल आर इंटरलिंक्ड। डॉट्स ज्वाइन करो तो ये राजद्रोह नहीं है? क्या मनमोहन सिंह अपना टिप्पणी दे? आप लोग मीडिया वालों पूछा उनसे इंटरव्यू लो कि अमृता सिंह कैसे जुड़ी है जॉर्ज सोरोस के साथ। अब आते हैं दूसरा व्यक्ति है सोनिया एड हर्ष मंदर। वो हर्ष मंदर जो है, सोनिया गांधी ने जून 2010 में उसको नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया, सदस्य बनाया था। आप सोचिए कितना, मनीष समझो कितना गंभीर विषय है। और पावरफुल लोग हैं। कितने पावरफुल लोग हैं। हर्ष मंदर वो सोनिया गांधी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था, जो ये तय करते हैं कि देश में आर्मी चीफ कौन बनेगा। कहाँ? तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल तो एक्चुअल कैबिनेट था, राइट। मनमोहन सिंह का कैबिनेट नहीं था। यदि मनमोहन सिंह का फैसला राहुल गांधी ऐसे फाड़ देता है, पब्लिकली इंसल्ट करता है, तो एनआईसी सब डिसाइड करता था। राइट। उस एनआईसी का ये इंपॉर्टेंट प्लेयर था। और वो इंपॉर्टेंट प्लेयर अब जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है। तो उसका आंख ना कान है हिंदुस्तान में। हाँ, तो आप समझो कि जॉर्ज सोरोस ने हिंदुस्तान को तो पूरा अपना मीर जाफरों से भर रखा है। और इतना ही नहीं, ये हर्ष मंदर साहब ये सीए प्रोटेस्ट के दौरान ये जो जामिया के गेट के बाहर ये कह रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट, और अब तो फैसला सड़कों पे ही होगा, कानून भी सड़क पे बनेगा। इस तरह के मानसिकता के लोग हैं ये सब। इन लोग को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है पूरी तरह से। अब कैसे सॉर्ट आउट होगा मैं बोलूँगा नहीं, बट सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इनको औकात दिखाने की ज़रूरत है ये राजद्रोहियों को। बहुत तमाशा हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि खालिस्तान इशू अभी ये इस समय स्टेज पे क्यों आया? वाई नाउ? ये बात ये सारे लोग जानना चाहते हैं। ये मेरे पास करीब 15-20 पॉइंट है। वाई नाउ? क्यों अभी, क्यों? तो सबसे पहले मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, पश्चिमी देश इंक्लूडिंग अमेरिका नहीं चाहता है एक मजबूत हिंदुस्तान, एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी का जो कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से फैल रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब तो कुछ लोग बोलने जा रहे हैं कि उनको तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए, पीस अवार्ड, जो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि शांति, वही एक शांति दूत हैं। अब तीसरा चीज़, मोदी जी ने जो अभी हाल फिलहाल में जो फैसला लिया है कि 18 देशों के साथ समझौता हो चुका है कि रुपया में ट्रेड होगा। ट्रेड और डील जो है रुपया में होगा। तो डॉलर का वैल्यू डाउन, तो अमेरिका को पेट में दर्द, इससे डॉलर कमज़ोर होगा। फिर यूपीआई पेमेंट स्कीम, विदेश की कई शक्तियाँ बोल रही है कि हमको बताओ ये स्कीम क्या है, और ये यूपीआई से कैसे हम अपने इकॉनमी को लिंक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और ये तो बहुत सुंदर स्कीम है, ये टेक्नोलॉजी शेयर करो, स्टेट ऑफ द आर्ट है ये। तो लोगों को पेट में दर्द। मोदी जी का ये फैसला कि हम रशियन यूक्रेन वॉर पे रूस के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में वोट नहीं करेंगे, पेट में दर्द। फिर मोदी जी का ये फैसला कि आप लोग उछलते रहो, हम रूस से ऑयल एंड गैस खरीदेंगे सस्ते दाम पे, ये हमारा हक है। उसके बाद
प्रेसिडेंसी G20 का प्रेसिडेंसी मोदी जी के पास, वो ड्राइविंग सीट में है, तो ड्राइवर को कमज़ोर करो। उसके बाद जिस तरह से हमारे माननीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी कहते हैं, खुले ओपन में चुनौती देते हैं और पश्चिमी देशों के उनके प्रतिनिधि को आईना दिखाते हैं, वो उनको पच नहीं रहा है कि हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इस तरह से हमको आईना दिखा रहा है, बेइज्जती कर रहा है। अब बड़े प्यार से मीठे मीठे शब्दों में, शब्दों का मर्यादा रखते हुए मीठे छपेड़े मारते हैं। उसके बाद कि मोदी जी का ये व्यक्तित्व, ये चरित्र जो लोगों को, पश्चिमी देशों को पता चला है कि ये राष्ट्रहित में फैसला लेते हैं। CIA जानता है, CIA ने रिपोर्ट रिटर्न में दिया है कांग्रेस को, मतलब उनके कैबिनेट को, कि मोदी जी बिकाऊ नहीं खरीदे नहीं जा सकते, घर खरीदे नहीं जा सकते। तो जिस आदमी को खरीदी नहीं, किसके लिए मोदी जी भ्रष्ट होंगे? पत्नी नहीं, बेटा नहीं, पोती नहीं, नाती नहीं, कोई नहीं, किसके लिए कमाएंगे? तो सवाल है कि जब एक राष्ट्र का प्रमुख इनकरप्टेबल है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, तब तो, और वो राष्ट्रहित में फैसला लेता है, तब तो कष्ट है। उसके बाद तो इन्होंने क्या सोचा, फिर जो जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत पे मोदी जी का जोर है, तो इससे MIC मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, तो वो भी खफा है, नाराज। खफा नहीं, उनको तो बस पूरे शरीर में आग लगा हुआ है, बाप रे बाप कर रहे हैं कि हमारे धंधे का क्या होगा। उसके बाद जिस तरह से माने अदानी जी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा सुएज कैनाल में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, वो इनके पेट का दर्द है। ये राष्ट्र को सुरक्षित कर रहे हैं मिस्टर अदानी, पैसे तो कहीं भी कमा सकते हैं। तो क्या करो भाई, ये सब समस्याओं का जड़ कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी। तो उनको ही साइड करो, उनको हटाओ, और ये इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तो हटाओ, मोदी जी को आउट ऑफ पावर करो। तो उसके लिए जॉर्ज सोरोस 600 करोड़ लगाने के लिए तैयार है। फिर मोदी जी को वीकेंड करो, तो BBC डॉक्यूमेंट्री। फिर मोदी जी को हिंदुस्तान को आर्थिक दृष्टिकोण से डाउन करो, तो अदानी जी पर अटैक। फिर हिंदुस्तान की फॉरेन FDI कम हो, और हिंदुस्तान, अब देखो, जैसे अभी देखो जयपुर 2-2.5 घंटा, अभी 12 घंटे में बॉम्बे पहुंचने की बात हो रही। ये सब सपना है। मुझे तो लगता है जब मैं देखता हूं कि क्या मैं सपना देख रहा हूं इस देश में, इस तेज गति से काम हो रहा है। यही अक्षरधाम के पास 40-40 मिनट लगता था भीड़ में, मुझे पता है। तो मैं पूछता था पुलिस वाले को, मैं एक बार उड़ के सजेस्ट किया, तुम लोग ये डिसीजन क्यों नहीं लेते यार? बोला सर हम तो सिपाही हैं, हम क्या लेंगे। अब देखो, तो ये कहने का मतलब ये है कि जो अमृतपाल का जो पूरा खेल चल रहा है, इट इज अ प्लान ऑफ फॉरेन एजेंसीज, और ये जो है सिर्फ एक मुखौटा बन करके हिंदुस्तान में उन चीज़ों को ला रहा है। मुझे एक बात बताइए कि ये भिंडर वाले से ज़्यादा डेंजरस है या कम डेंजरस है? ज़्यादा डेंजरस था, मैं रिपीट करूंगा। ओके। अभी उसका डेंजर जो है ना, अग्नि को बुझा दिया गया है, अब खत्म है। आप इशारों में बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अब पूरी तरह से खत्म तो नहीं बोलूँगा, लेकिन राख बचा है। उस राख में फिर न अग्नि आए, उसके लिए हमको सतर्क रहना है। कुछ और बिंदुओं पे करूँगा। जो अमेरिका और इस पश्चिमी देशों को तो मैंने बोल दिया, अब पाकिस्तान एंगल बोलूँगा। मोदी जी ने 1.5-2 साल पहले, मेरा ख्याल है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को फकीर चंद बना दूंगा, ये पूरे विश्व में कटोरी लेके भागता नजर आएगा। वो तो भाग ही रहा है, वही हो रहा है। तो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान को जैसा उसने कहा, उन्होंने कहा फकीर चंद बना दिया, कटोरा, अब कटोरा में भीख में नहीं मिल रहा है। तो पाकिस्तान के शरीर में आग लगा हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी, इमरान खान, कर्टसी इमरान खान 3 हिस्सों में बट चुका है, प्रो इमरान, प्रो शहबाज शरीफ, प्रो जिहादी। तो पाकिस्तान समझता कि मेरे पूरे बर्बादी का कारण है मोदी जी। 370 किसने लाया? मोदी जी। हमारी बत्ती बंद किसने की? तो ये सिर्फ एक टूल बन करके रह गया है, एकदम, जो हिंदुस्तान को हार्म करना चाहता है। एकदम। अब सवाल पैदा होता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। ओके। सरकार को, मेरी अपनी सोच ये है कि मैं कुछ ऐसे टफ चीज़ों बोलने जा रहा हूँ, उससे हो सकता है कि आप भी सहमत ना हो, लेकिन मैं बोलूँगा। बोलिए, जस्ट पॉइंट वाइज, एकदम पॉइंट वाइज, बुलेट फॉर्म में। हाँ। पहली बात तुलसीदास जी को कोट करूँगा, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। तो भय क्रिएट करना पड़ेगा। किन किन लोगों में आगे बढ़ता हूँ, अमेरिका के, पहले अमेरिका पे, इंटरनेशनल लेवल पे आता हूँ। अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन खालिस्तानियों के द्वारा और कोई भी एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा अलाउड नहीं है।
वो इलीगल है। इलीगल। कमिटमेंट दो, 1 और नहीं कमिटमेंट दोगे तो हम तुम्हारा मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे। ओके। फिर हो सकता है कि हम क्वाड पे मेंबरशिप पे भी अपना दिमाग लगाए कि हमको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। उसके बाद कोई वीज़ा नहीं दोगे हिंदुस्तान के दुश्मनों को, मीर जाफर्स को, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे कोई हो। उसके बाद जितने खालिस्तानी वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे सबको अरेस्ट करो, आइडेंटिफाई करो, अरेस्ट करो, हैंड ओवर करो हमको। जॉर्ज सोरोस को हमको हैंड ओवर करो फॉर इंसल्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद और डिफेमिंग इंडिया। उसके बाद कि पन्नू को हमको दे दो, पन्नू जो बैठ के पूरा फंडिंग करता रहता है केजरीवाल ऐसे ऐसे लोगों को, तो वो हमें दे दो भाई, हम अपने तरीके से डील करेंगे। उसके बाद अमेरिका को कहना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को कि हम एक स्पेशल कमांडो फोर्स, क्योंकि तुम नहीं हमें हमारे बंदों को सुरक्षित कर सकते, हम अपने बंदों को भेड़िए के सामने नहीं छोड़ सकते, हम अपने तिरंगा को ऐसा नादा नहीं होने दे सकते, तो हम स्पेशल कमांडो फोर्स डिप्लॉय करेंगे। और एक राइडर बता देते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, यदि सेल्फ डिफेंस में हमारा कमांडो फोर्स गोली चलाता है और अटैक करता है तो वो कानूनी दृष्टिकोण से सही माना जाएगा, उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, कोई उठ जाएगा। अब अमेरिका कोई FTA नहीं, FTA को सस्पेंड कर दिया जाए। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। सिक्योरिटी जो अमेरिकन जो अंग्रेजी ब्रिटिश का एम्बेसी का है, यहाँ पर सिक्योरिटी हम लोग जो दे रहे हैं विड्रॉ कर लिया जाए, मेरा ख्याल विड्रॉ कर लिया गया है। उसके बाद UK में अपने इंडियन एम्बेसी में स्पेशल कमांडो फोर्स डिप्लॉय किया जाए और उनको भी यही कहा जाए कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं चलेगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा उनको अरेस्ट करो, हिंदुस्तान भेजो, हम उनको न्याय देंगे। उसके बाद आते हैं हिंदुस्तान के अंदर सरकार को चाहिए पासपोर्ट कैंसिल करो, सब डेमोन्स्ट्रेशन का जो उनका डाटाबेस ले लो और करो। पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड्स कैंसिल करो, कोई वीज़ा मत दो खालिस्तानी सपोर्टर्स को विदेश जाने के लिए, और जितने सिंपैथाइजर्स हैं उनका वीज़ा पासपोर्ट ख़त्म। उनके जितने खालिस्तानी सपोर्टर हैं उनका अकाउंट्स, बैंक अकाउंट फ्रीज करो। असेट्स मूवेबल इमूवेबल उनको राष्ट्रीय प्रॉपर्टी घोषित करो। बुलडोज़र इस्तेमाल करो, उनके घर को ध्वस्त करो। और खालिस्तान कोई भी सपोर्टर चाहे चंडीगढ़ में हो जहाँ केजरीवाल जाके रहता है कभी कभी, वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकता है। हिंदुस्तान के बाहर सांप को हम भारत माता के लिए रहने नहीं देंगे, भारत माता को डसने के लिए। वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकता। और जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि सपोर्टर्स हैं जिनके बारे में हमको पता है, उनको शो कॉज नोटिस कि वाई दे शुड नॉट बी बैंड पॉलिटिकली, क्योंकि राष्ट्रद्रोह है ये। उसके बाद NIA को ट्रेस करना पड़ेगा कि ये जो फंडिंग हो रही है खालिस्तान को, उसका रूटीन कहाँ से आ रहा है, किस NGO के पास आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, वाइट में हवाला के माध्यम से वो। उसके बाद मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ CRPF पंजाब में कुछ दिन तक, ताकि शो ऑफ स्ट्रेंथ, मसल पावर दिखाना जरूरी है। उसके बाद सरकार को ये कहना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब जिसका हम इतना सम्मान करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहब का एक ही जगह है, वो है गुरुद्वारा, वहाँ पूजा पाठ हो, उनको सम्मान दिया जाए। आप पॉलिटिकल रैली के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गुरु ग्रंथ साहब का अपमान नहीं कर सकते कि आप ऐसे करके कवच की तरह इस्तेमाल करो। ये गुरु ग्रंथ साहब का इंसल्ट है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो ये पॉलिसी, कानून बनाना है तो बनाया जाए। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज को सरकार टास्क दे कि डाटाबेस दो कि कौन कौन लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो इनको मदद करते हैं, फंडिंग करते हैं, इनसे एसोसिएटेड हैं और इनको जस्टिफिकेशन करते हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद जो कुछ पंजाब में रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, चाहे पुलिस के हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे इनकम टैक्स कोई भी हो, वो जो सिंपैथाइजर्स हैं उनका पेंशन बंद, उनका प्रॉपर्टी बुलडोज, सब एसेट्स टेक ओवर, सरकार टेक ओवर करे और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट देश के बाहर। आप ये कर लो, काफ़ी सुधार आ जाएगा। तो जो आप प्रश्न पूछे कि और ख़तरनाक कैसे है नहीं, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें तो हो चुकी हैं, बट मेरा ख्याल है 20% हो चुका, 80% होने की ज़रूरत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल से बताया इस अमृतपाल और उससे जुड़े हुए खतरों को लेकर के, और सरकार को क्या करना चाहिए इससे निपटने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।